नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपको डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में पढ़ना है आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि कला समेकित शिक्षा। और कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे संज्ञान के बारे में, यानी कि संज्ञान के तत्वों, संज्ञान होता क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में बात किया था। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे संज्ञानात्मक क्षमता का विकास, यानी कि आज आप सभी समझने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक क्षमता का विकास। बच्चों में जो है संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कैसे होता है, इसका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे संज्ञानात्मक क्षमता का विकास। इसके बाद आपको लिखना है संज्ञानात्मक विकास जो है इसका व्यापक स्तर पर, यदि हम अध्ययन की बात करें, इसकी शुरुआत किसने की थी उनकी हम बात करते हैं, तो हमें ध्यान आता है कि हमें स्मरण होता है कि स्विट्जरलैंड के संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी, जिनका नाम था जीन पियाजे। ये नाम आपको याद रखना है, जीन पियाजे का, यानी कि जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो आपका संज्ञानात्मक क्षमता है, इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। ये नाम आप स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का जो है व्यापक स्तर पर अध्ययन की हम बात करते हैं, तो स्विट्जरलैंड के संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी, इनको क्या याद रखेंगे? संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी, जिनका नाम है जीन पियाजे के द्वारा किया गया। ये नाम आप स्मरण कर लेंगे, हमेशा याद रखेंगे जीन पियाजे का, क्योंकि आपके F11 के पेपर में इनसे प्रश्न तो आता ही है, बाकी पेपर कोड में भी आपको संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में पढ़ना है। तो आपके किसी पेपर कोड में यदि संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में प्रश्न आए, तो उनके बारे में आप जीन पियाजे का कथन जो है आप दे सकते हैं। चलिए आगे से जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास की दिशा में जीन पियाजे द्वारा किए गए अनुसंधान की जानकारी जो है मनोवैज्ञानिकों को कब हुई थी? 1930 में हुई थी। आप ले सकते हैं 1930, यानी कि जब जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, इसकी जानकारी कब हुई? मनोवैज्ञानिकों को 1930 तक हो गई थी। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने पियाजे के योगदान को सन 1960 से महत्व देना शुरू किया, यानी कि 1930 में उनकी जानकारी तो हो गई थी, लेकिन 1960 में जो है इनके जानकारी को महत्व देना शुरू किया गया। हम यहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट कर देना चाहते हैं। जीन पियाजे का जो था, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, जीन पियाजे का जो है जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ये दो डेट है, 1896 और 1980, ये दो डेट आप याद रखेंगे। जब भी जीन पियाजे के बारे में लिखेंगे तो ये डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या जाना, 1930 में जो है, जो इनका रिसर्च था, जो इनका अनुसंधान था, उसे जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, यानी कि जानकारी उन्हें हो गई थी। लेकिन इनके जो रिसर्च को जो है महत्व देने का कार्य कब किया गया? 1960 ईस्वी में किया जाने लगा, क्योंकि तब तक जो है संज्ञान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकाश में नहीं आया था। उसके पूर्व जो है संज्ञान से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकाश में नहीं आया था, जिससे कि संज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त किया जा सके। इसलिए आप कह सकते हैं कि 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में इनके महत्व को, इनके रिसर्च को जो है इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगा। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे कहते हैं, बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं,
वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जैसे जैसे अपने संसार को अपनी कुशलता से वो खोजते चले जाते हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण करते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपसे चर्चा किए थे, आपसे बात किए थे कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो है संज्ञानात्मक क्षमता की विकास होती चली जाती है। इसके बाद आगे आपको लिखना है, पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के संबंध में बताया है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे प्राणी अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने इन्वायरमेंट से प्राप्त करता है। आप कह सकते हैं कि पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक जो विकास है, यानी कि जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि संज्ञान जो होता है, यानी कॉग्निटिव जो होता है, वो क्या होता है, प्राणी का वह ज्ञान है जो जिससे वो अपने वातावरण से यानी कि इन्वायरमेंट से प्राप्त करता है। अनेक मानसिक क्रियाओं की सहायता से बालक अपने वातावरण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जो उसकी मानसिक क्रियाएं होती है, जो उसकी मेंटल एक्टिविटी होती है, उसके द्वारा बालक क्या करता है, अपने अंदर छिपे ज्ञान को वो प्राप्त करता है। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जितनी उसकी मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उसी से वो उसके अंदर संज्ञान का विकास होता है, उसी के अंदर वो संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करता है। ये कथन जो है आपका किनका है, जीन पियाजे का है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वातावरण से प्राप्त या अर्जित ज्ञान द्वारा बालक के भीतर एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक संरचनाओं का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं आप स्पेसिफिक साइकोलॉजी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है, क्योंकि बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे उसकी मानसिक प्रक्रियाएं काम करती है, उसी से बालक के अंदर क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वातावरण से प्राप्त या अर्जित ज्ञान द्वारा बालक के भीतर एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक संरचनाओं का निर्माण होता है। यानी कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का उसके अंदर निर्माण होता है। बालक द्वारा अर्जित व्यवहार तथा ज्ञान भंडार के समुच्चय को पियाजे द्वारा क्या कहता है, उन्हें स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा आप लिख सकते हैं, जो भी ये ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, पियाजे उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा से भी कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। स्कीमा किसे कहते हैं, जो भी बालक द्वारा अर्जित व्यवहारिक तथा ज्ञान के भंडार के समुच्चय को पियाजे के द्वारा उसे स्कीमा कहा गया है। यह स्कीमा जो होता है, जो स्कीमा मैंने यहाँ लिखा है, यह स्कीमा क्या होता है, यह स्कीमा आयु के साथ साथ बदलता रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपकी आयु आगे बढ़ती जाती है, यह स्कीमा जो है आयु के साथ, आपकी उम्र के साथ बदलता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप आयु बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित एवं परिमार्जित होता रहता है। आप सभी ने भी देखा होगा, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके बात करने की शैली बदल जाती है, उनका तरीका बदल जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो उनका स्कीमा होता है वो आयु बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित एवं परिमार्जित होता रहता है। जीन पियाजे का मानना है कि बालक में संज्ञान का जो विकास होता है वो अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरने के साथ साथ होता है। यानी कि जो उनके अंदर जो संज्ञान का जो विकास होता है वो अनेक अवस्थाओं से गुजरने के साथ होता है। इसीलिए जो है उसके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को क्या किया गया है, स्टेज थ्योरी भी कहा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं जो बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अवस्था सिद्धांत भी कहा गया। यानी कि आप उसे अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टेज थ्योरी भी कहा गया है।
पियाजे ने जो है बालक के संपूर्ण संज्ञान विकास को जो है 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। पियाजे ने क्या किया, जो बालक के जो संपूर्ण संज्ञान का विकास होता है उसे 4 अवस्थाओं में बांटे हैं। वो 4 अवस्था आपकी कौन कौन सी है? पहली आपकी अवस्था है सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज और हिंदी में लिखेंगे आप संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी आपकी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरा आपका है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे आप हिंदी में कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे हिंदी में क्या आप लिखेंगे? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा आपका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि हिंदी में आप इसे कह सकते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में आप कहते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा और आपका अंतिम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथा में आपसे लिखेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे द्वारा अपने सिद्धांत में कुछ संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स का भी उपयोग किया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं संज्ञान विकास के सिद्धांत में कुछ संबंधों का उपयोग करके पियाजे ने यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाया है। इसलिए आवश्यक है कि इन संबंधों या फिर इन संप्रत्ययों को भी हम इस वीडियो में समझ लें, ताकि कोई भी कंसेप्ट जो है, कोई भी हमारा संप्रत्यय जो है अधूरा ना रह सके। इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे मूलभूत संप्रदाय यानी कि बेसिक कंसेप्ट। हम यहाँ पर अब बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि पियाजे ने जो है अपने कुछ मूलभूत सिद्धांतों यानी कि कुछ मूलभूत संप्रदायों को, कुछ मूलभूत कंसेप्ट्स को भी शामिल किया, उपयोग किया है। इसलिए हम आज के क्लास में इस वीडियो में उस सिद्धांत को भी समझेंगे। इसी से बेसिक कंसेप्ट के नाम से जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित किया गया है। आप यहाँ लिखेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में आप सबको लिखना है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक क्रियाएं तथा संज्ञानात्मक संरचना जैसे संबोधों का भी उपयोग किया है। इनका उल्लेख यहाँ पर निम्न रूप में लिखा गया, यानी जैसे मैंने आपको कहा संज्ञानात्मक क्रियाएं, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। मूलभूत संप्रदाय में यानी कि बेसिक कंसेप्ट में क्या किया, जीन पियाजे ने 4 भागों में इसे बांटा है, जिसे पहले को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि आप हिंदी में उसे कह सकते हैं संज्ञानात्मक क्रियाएं। और यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे को कहा जाता है संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि उसे कहा जाता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। दूसरे में जीन पियाजे कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद तीसरे में जीन पियाजे कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि आत्म साधन, इसे आप कह सकते हैं आत्म साधन। उसके बाद आपका है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना, यानी कि आप कह सकते हैं एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। तो ये आपका जो 4 जो है इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप एक में लिखेंगे, यानी कि आप बेसिक आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट में आपका पहला लिखेंगे आप कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि संज्ञानात्मक क्रियाएं। संज्ञानात्मक क्रियाएं कॉग्निटिव फंक्शन में आप सभी को लिखना है। कुछ मानसिक क्रियाएं इस प्रकार की होती है जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। बहुत ऐसी क्रियाएं होती हैं, बहुत ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो बालक में क्या होते हैं, जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। ये क्रियाएं न तो स्वतः बदलती है और न ही इनमें परिवर्तन भी होता है। ये जितनी भी क्रियाएं होती है यह जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि आप समझ सकते हैं या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि बच्चों में
जन्म के समय से ही पाए जाते हैं और उनके जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक उनका जीवन काल रहता है, जब तक कोई बच्चा या कोई इंसान जीवित रहते हैं, जब तक वो क्रियाएं क्या होती है उनके साथ जीवन भर चलती रहती है और इनमें कभी भी जो है बदलाव नहीं होता है। तो विकास की इन अवधियों में ये क्रियाएं जो हैं अपरिवर्तित रूप से पाई जाती है। इस कारण इन क्रियाओं को हम अपरिवर्तनशील तथा अवस्था से मुक्त माना गया है, यानी उसे मानते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि बालक इन्हीं मानसिक क्रियाओं की मदद से वातावरण के उद्दीपकों का ज्ञान अर्जित करता है। यानी जीन पियाजे मानते हैं कि जो कुछ वैश्विक गुण जो होते हैं बच्चों में, जो कि बचपन से उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय से ही कुछ गुण जो हैं उनके अंदर विद्यमान होते हैं, जिस गुण की वजह से बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट से ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्या था, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना। तो संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जीन पियाजे का मानना है कि बालक द्वारा संज्ञानात्मक क्रियाओं की मदद से अर्जित ज्ञान एवं अपने विचारों, योग्यताओं, क्षमताओं, आदतों और बुद्धि इत्यादि द्वारा अपने भीतर ज्ञान भंडार का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जाता है। इस ज्ञान भंडार को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है, यानी कि आप कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसे कह सकते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किसे आप कहेंगे, जीन पियाजे मानते हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि बालक द्वारा जो संज्ञानात्मक क्रियाओं की मदद से, वो जो भी संज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं उनके मदद से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान को क्या करते हैं, तो हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो उसकी क्षमताओं, योग्यताओं, अनुभव और परिपक्वता आदि में वृद्धि हो जाने के कारण उसका जो अर्जित ज्ञान होता है वो भी बढ़ जाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने का अर्थ ये हुआ कि बच्चे के अंदर जो भी कलात्मक विकास होता है, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, सब चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो जब वो चीज़ें सीखते हैं तो उनके अंदर एक विकास होता है, एक क्षमता का विकास होता है और इसी विकास के कारण जो है क्या करते हैं, बच्चे के अंदर एक संज्ञानात्मक संरचना का भी विकास होता है और सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप बोल सकते हैं कि बालक की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो जाता है और संज्ञानात्मक संरचना परिमार्जित एवं संवर्धित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक की संज्ञानात्मक संरचना में पिछली विकास अवस्था की अपेक्षा आकार एवं गुण में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसमें कि संज्ञानात्मक संरचनाएं विकास अवस्थाओं पर आश्रित होती है और अवस्थाओं के बदलने के फलस्वरूप संरचनाओं में भी बदलाव आ जाता है। इस कारण इन संज्ञानात्मक संरचनाओं को अवस्था पर आश्रित कहा जाता है, यानी कि स्टेज डिपेंडेंट आप कह सकते हैं, अवस्थाओं पर आश्रित कहा जाता है। जीन पियाजे का मानना है कि बुद्धि से संबंधित अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती है, यानी कि एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है, जैसे मैं आप एग्जाम्पल मिल सकते हैं स्मृति, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, योग्यताएं इत्यादि जो मानसिक क्रियाएं होती है वो अलग अलग कार्य करती है, बल्कि ये विभिन्न मानसिक क्रियाएं बालक द्वारा ज्ञान अर्जन के समय एक साथ संगठित होकर, यानी कि ऑर्गेनाइज होकर कार्य करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, जीन पियाजे यहाँ पर कहते हैं कि जो बालक की जो बुद्धि से संबंधित अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती है, बुद्धि से संबंधित तो कौन कौन सी क्रियाएं होती है, जैसे कि स्मृति हो गया, यानी कि मेमोरी, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, योग्यताएं, ये जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है सब अलग अलग कार्य तो करती है, लेकिन जब बालक में जब ज्ञान अर्जित हो जाता है, विभिन्न मानसिक क्रियाओं द्वारा जब बालक ज्ञान अर्जित कर लेता है तब क्या करती है, वो एक साथ ऑर्गेनाइज होकर, यानी कि संगठित होकर
एक प्रक्रिया के द्वारा ये मानसिक क्रियाएं बालक के ज्ञान अर्जन एवं संज्ञानात्मक संरचना या ज्ञान भंडारण में महत्वपूर्ण प्रकार से सहायता करती है। बालक द्वारा विकास से यानी कि बालक द्वारा विकास अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए इसकी संज्ञानात्मक संरचनाओं या ज्ञान भंडार में जो है वृद्धि होना आवश्यक होता है। हम आगे देखेंगे आपका जो तीसरा इसका है, तीसरा में आपको क्या लिखना है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसाधन। आत्मसाधन क्या होता है? पियाजे ने जो है आत्मसाधन को यानी कि एसिमिलेशन को व्याख्या करते हुए, परिभाषित करते हुए कहा है कि बालक में उपस्थित विचार, यानी जिसे मैंने कहा था स्कीमा या फिर आइडिया, या बालक द्वारा अर्जित ज्ञान में नए विचार या तत्वों या क्रियाओं आदि का समावेश हो जाना, अर्थात आप बोल सकते हैं कि समन्वित हो जाने की प्रक्रिया को ही आत्मसाधन कहते हैं, यानी कि उसे एसिमिलेशन कहते हैं। अतः आत्मसाधन का अभिप्राय पुराने विचारों और आदतों में नई वस्तुओं को प्रयुक्त करना होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बालक नई घटनाओं, वर्तमान में नए विचारों इत्यादि को पुराने विचार या अर्जित ज्ञान के एक भाग के रूप में समझता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नए अनुभव का आत्मसाधन करने के लिए बालक पुराने अनुभव या विचारों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि वह नए अनुभव या विचारों के स्वरूप में पुराने अनुभव के आधार पर परिवर्तन करके नए अनुभव को आत्मसात या ग्रहण कर लेता है। नए अनुभव पुराने अनुभव के साथ मिलकर क्या करते हैं? बालक के भीतर अर्जित ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जो नए अनुभव बालक को प्राप्त होते हैं उसके द्वारा जो पहले से उसके अंदर ज्ञान होता है उससे क्या करते हैं? वो वृद्धि करने का कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे चौथे नंबर में इक्विलिब्रेशन एंड इक्विलिब्रेशन, यानी कि व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। इसमें आप लिख सकते हैं व्यवस्थापन को आत्मसाधन की पूरक प्रक्रिया कहा जा सकता है। इसके पूर्व हमने जाना था आत्मसाधन यानी कि एसिमिलेशन क्या कर सकते हैं हम? एसिमिलेशन पिछले में जाने थे और इसमें कहा जा रहा है कि व्यवस्थापन को यानी कि इक्विलिब्रेशन एंड इक्विलिब्रेशन को आप क्या कर सकते हैं? व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना को जो हमने पहले जाना था आत्मसाधन की पूरक प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में बालक नई सूचनाओं या नए विचारों या नए अनुभव इत्यादि को अपने ज्ञान भंडार में व्यवस्थित करने के लिए पुराने विचारों इत्यादि के स्वरूप को इस प्रकार बदलकर समायोजन स्थापित करता है कि नए विचार, नई सूचनाएं, नए अनुभव, नई वस्तु पुराने के साथ आसानी से फिट हो जाए। तब कह सकते हैं कि ये स्पष्ट है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया में बाह्य उद्दीपक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन नए अनुभव को पुराने अनुभव के साथ फिट करने में व्यक्ति अपने पुराने अनुभव में नए अनुभव के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके समायोजन स्थापित करता है। बालक में जैसे जैसे बौद्धिक वृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे वो नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके समक्ष परिस्थितियाँ आती है वैसे वैसे वो सब चीज़ों को सीखते चला जाता है। आगे आप लिखेंगे मानसिक वृद्धि में आत्म साधन, यानी कि आप जो लिखे थे एसिमिलेशन जो होता है ये क्या होता है? और व्यवस्थापन, यानी कि आपका इक्विलिब्रेशन, ये दोनों क्या होता है? दोनों में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का जो हल होता है, रिसोल्यूशन जो होता है वो निहित होता है। ये तनाव जो है नई परिस्थितियों में अपनी पुरानी अनुक्रियाओं के प्रयोग के समय उत्पन्न होते हैं, या आप कह सकते हैं उस समय उत्पन्न होते हैं जब बालक नई अनुक्रियाओं को नई समस्याओं के समाधान में फिट करता है। बालक हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ
अपने आप को व्यवस्थित करता रहता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार व्यवस्थापन ही क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है, यानी कि इक्विलिब्रेशन कहलाता है। जिसमें यहाँ पर लिखा है इक्विलिब्रेशन जो है वो कहलाता है। किसे कहते हैं हम? जो व्यवस्थापन होता है, व्यवस्थापन को ही हम लोग संतुलन कहते हैं। इसे आप साधारण भाषा में भी समझ सकते हैं। जो व्यवस्थापन जो होता है, आप किसी चीज़ को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या होता है? वो इक्वल हो जाता है, संतुलित हो जाता है, संतुलन प्राप्त करता है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापन ही संतुलन कहलाता है, जो कि हम व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करने में जाने। तो आज के वीडियो में हम जान रहे थे मूलभूत संप्रदाय के बारे में जाने, यानी कि बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाने। उसके अलावा संज्ञानात्मक क्षमता के विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी के अंतर्गत हमने आज के क्लास में चर्चा किया, आज के क्लास में बात किया, जो कि आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 में आप सभी को पढ़ना था। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समेकित शिक्षा की भूमिका के अंतर्गत हम संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। आगे जो है आपके, यदि आप सभी पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो आप सभी को पता होगा डीएलएड प्रथम वर्ष के कला समेकित शिक्षा के यूनिट 1 का सबसे अंतिम और लास्ट आपका टॉपिक है, जो कि अभी तक छूट गया था, रह गया था। इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें आप सभी को पढ़ना है प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव। यानी आप सभी को पढ़ना है प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव। हम इसमें करिकुलम को समझेंगे, पाठ्यक्रम को समझेंगे, और पाठ्यक्रम में जो है, जो आपका प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम है, जो प्रारंभिक स्तर का सिलेबस है, उसमें कला का सिलेबस क्या है, आर्ट का पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आपके अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।